हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सपोर्ट ट्रेड, और एक्सपोर्ट ट्रेड में हम ये 9th पॉइंट तक अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, मतलब हमने फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम आज 10th पॉइंट करेंगे जिसका नाम है फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट। बच्चों, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमें गुड्स विदेश भेजने हैं, तो हम अपना माल सारा इकट्ठा कर चुके थे, पैकिंग कर चुके हैं, मार्किंग कर चुके हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या है? हमें माल पोर्ट पे भेजना है। पोर्ट मतलब समुंदर के किनारे, माल वहां तक तो पहुंचाएंगे। तो आफ्टर पैकिंग द गुड्स एंड अपॉइंटिंग द फॉरवर्डिंग एजेंट, द एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू द पोर्ट। ये गुड ज्यादातर जाता है रेलवे से, मालगाड़ी देखी होंगी आपने, रेलवे से माल पोर्ट पे जाता है ये। और द एक्सपोर्ट सेंड द रेलवे रिसिप्ट टू द फॉरवर्डिंग एजेंट। बच्चों, आपको पता है ना फॉरवर्डिंग एजेंट कहाँ बैठा है? वहाँ पे उसका छोटे छोटे कैबिन होते हैं, ऑफिस बने होते हैं इनके। तो सी पोर्ट जो है समुद्र का किनारा, वहाँ पर फॉरवर्डिंग एजेंट के पास हम जो रेलवे की रिसिप्ट है, पर्ची है, हमने यहाँ से, हम अपने शहर बैठे हैं, हमने अपने शहर से क्या किया? रेलवे पे रख दिया, और रेलवे वालों ने हमें टिकट बना के दे दी, जो स्लिप पर्ची बना के दे दी माल की। उसमें माल की पूरी डिटेल है और किराया लिखा हुआ है, और वो पर्ची हमने कहाँ भेज दी? फॉरवर्डिंग एजेंट जो समुद्र किनारे बैठा है वहाँ भेज दी, क्योंकि वो पर्ची की फोटो या पर्ची की कॉपी उसके पास होगी, तभी तो रेलवे डिपार्टमेंट रेल से माल उतार के फॉरवर्डिंग एजेंट को देगा। तो फॉरवर्डिंग एजेंट रेलवे से फिर जब माल पहुंच जाता है तो रेलगाड़ी से गुड्स उतरवा लेते हैं, गुड्स की डिलीवरी ले लेते हैं। 11वां पॉइंट है बच्चों, अब फॉरवर्डिंग एजेंट के काम शुरू हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट एट पोर्ट। पोर्ट के ऊपर उसको क्या क्या काम करना है? माल भी उसके पास पहुंच गया, आरआर भी पहुंच गया, आरआर मतलब रेलवे रिसिप्ट। अब सबसे पहले वो क्या बनाएगा? शिपिंग ऑर्डर, ऑब्टेनिंग द शिपिंग ऑर्डर। गुड्स पहुंचने के बाद फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग कंपनी से बात करता है जिस शिप के अंदर माल जाएगा। शिप की भी बहुत सारी कंपनी है, वहाँ बहुत सारी तरह की शिप आती हैं। शिपिंग कंपनी से बात करेगा, शिपिंग कंपनी हमारा माल बिल्कुल सेफ रिजर्व में रख देगी। और जब शिपिंग कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बन जाता है कि भाई हमारा इस देश में माल जाना है, ये रेट है, ये इंश्योरेंस है, और तो एक शिपिंग ऑर्डर तैयार हो जाता है। द कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप चलाता है वो कैप्टन बोलते हैं उसको, इज इंस्ट्रक्टिंग टू लोड द गुड्स ऑन द शिप मेंशन इन द शिपिंग ऑर्डर। जो जो शिपिंग ऑर्डर में माल उन्होंने लिखवाया है वो शिप के अंदर क्या कर दिया जाता है? लोड चढ़ा दिया जाता है। इफ द क्वांटिटी ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड इज टू लार्ज, अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, माल बहुत ज्यादा भेज रहे हैं हम, देन ए फुल शिप कैन बी टेकन ऑन फ्राइट। फिर पूरी शिप का किराया लेते हैं वो, भाई इतना किराया लगेगा पूरी शिप जाने का। और इस एग्रीमेंट को चार्टर पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर। जो अगर आपका माल बहुत ज्यादा है तो आपको ना एक बढ़िया पार्टी कहा जाता है, और उस बढ़िया पार्टी का नाम क्या रखा जाएगा? चार्टर पार्टी। भाई तुम बहुत माल भेजते हो, तुम्हारी शिप तुमने बुक ही कर ली। जैसे आप वो कर लेते हैं ना, स्पेशल ऑटो कर लेते हैं, भाई ये ऑटो हमारा बुक है और सवारियां मत बिठाइए इसमें। ऐसे ही हमने शिप क्या कर ली? बुक कर ली। जो शिप बुक कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? चार्टर्ड पार्टी। समझिए, आगे चले। आगे है प्रिपेयरिंग शिपिंग बिल। उसके बाद क्या प्रिपेयर होता है? शिप का बिल प्रिपेयर होता है बच्चों। फॉर पेइंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी, आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ती है, विदेश जा रहा है माल तो टैक्स देना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग बिल की ट्रिप्लीकेट में तैयार करता है। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 बिल तैयार करता है, सेम कार्बन कॉपी लगा लेते हैं ना। इन द शिपिंग बिल, शिपिंग बिल में लिखा क्या क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, एड्रेस, जहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस, जिस देश में जा रहा है, देश देश में थोड़ी पहुँचाना है, आगे उसके शहर भी तो पहुँचाना है माल, ठीक है। इंपोर्टर का एड्रेस क्या है, शिप का नंबर क्या है, शिप में क्या क्या आइटम भेज रहे हैं हम, सारी बातें उसमें क्या होती हैं? देखी होती हैं।
पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज होता है बच्चों शिप का किराया, जो बोट जा रही है आपकी उसका किराया भी तो भरोगे, तो उसके बाद शिप का किराया दे दिया जाता है। उसके बाद है ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट। ऑब्टेनिंग व्हेन द गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन द शिप, जब गुड्स शिप के अंदर क्या हो गया, देन द कैप्टन ऑफ द शिप गिव्स ए रिसिप्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स ऑन द शिप विच इज कॉल्ड मेट रिसिप्ट। बच्चों जैसे ही माल शिप के अंदर लोड होता है ना, तो कैप्टन माल को चेक करता है, आ गया भाई सारा माल आने के बाद वो एक मेट रिसिप्ट देता है। और मेट रिसिप्ट 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? अगर आपने जो माल भेजना है विदेश, उसकी पैकिंग वैकिंग बढ़िया तरीके से कर रखी है, A1 पैकिंग है बढ़िया, और शिप का जो कैप्टन है ना वो सेटिस्फाई है पैकिंग देख के, बढ़िया पैकिंग कर रखी है, टूटे फूटेगा नहीं, ठीक है, बढ़िया वो लगा रखे हैं क्या, थर्मोकोल वगैरह, कार्टून वगैरह बढ़िया पैक करके दे रहे हो, तो बच्चों फिर तो वो आपको क्लीन रिसिप्ट दे देगा। कौन सी रिसिप्ट देगा? अगर आपकी पैकिंग से वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर आपको वो फाउल रिसिप्ट देगा। कौन सी रिसिप्ट देगा? फाउल रिसिप्ट। तो भाई बढ़िया पैकिंग करके जाना, नहीं तो फाउल रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तुम्हारी पैकिंग से। फाउल रिसिप्ट का मतलब क्या है भाई, कल को माल में दिक्कत हुई ना तो फाउल रिसिप्ट दे रखी है, तुम्हारी पैकिंग भी अच्छी नहीं थी, कल को लीक हो जाता है माल, कोई तेल तूल भेज रहे हो विदेश में, ऑयल है कोई, तो वो तुम्हारी जिम्मेवारी हो जाती है, तुम्हारी पैकिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग, उसके बाद द फॉरवर्डिंग एजेंट और अलोंग विद द मेड रिसिप्ट गोज टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी। मेड रिसिप्ट जब मिल गई, कैप्टन ने क्या दे दी उसको, चाहे कोई भी दी, क्लीन वाली दी चाहे फाउल वाली दी, ले ली, मेड रिसिप्ट तो देगा वो, तो वो लेके तुम कहाँ जाओगे, अब शिपिंग कंपनी में चले जाना, ऑफिस में उनके। ही फिल्स द फॉर्म ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग, वहाँ एक बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्म होता है, वो भर के और मेट रिसिप्ट के साथ शिपिंग कंपनी के ऑफिस में वो जमा करा देना। कौन कराता है ये सारा काम? फॉरवर्डिंग एजेंट। द ऑफिसर इन चार्ज कीप द मेट रिसिप्ट विद हिम एंड रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग टू द फॉरवर्डिंग आफ्टर साइनिंग इट। जो आपने बिल ऑफ लेडिंग वहाँ लिखा है ना, मेट रिसिप्ट तो रख लेगा और बिल ऑफ लेडिंग पे साइन करके आपको वापस दे देगा। इफ़ द फ्राइट इज ऑफ द शिप इज टू बी पेड इन एडवांस, अगर आपने फ्राइट का शिप का किराया दे दिया है तो बिल ऑफ लेडिंग फ्राइट की पेमेंट के बाद रिसीव होगा। अगर डिटेल ऑफ द गुड्स आर मेंशन इन द बिल ऑफ लेडिंग आर ऑलरेडी मेंशन इन द मेट रिसिप्ट, जो बिल ऑफ लेडिंग में जो मेट रिसिप्ट में डिटेल लिखी होती है ना, कौन सी डिटेल, जो कैप्टन ने मेट रिसिप्ट बना के दिया है, क्या लिख के दिया उसने, उस पर लिखा क्या होता है भाई, ये माल मैं लेके जा रहा हूँ, वो तो लेके चल पड़ा अपना, पर मेट रिसिप्ट हमको दे गया। अब वो मेट रिसिप्ट में पूरी डिटेल है, वो डिटेल किस पे चढ़ेगी, बिल ऑफ लेडिंग पे चढ़ेगी, जो वो साइन करके आपको दे देगा। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या करवा हो जाता है, इंश्योरेंस भी करवाता है फॉरवर्डिंग एजेंट। भाई रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी। कौन भुगतेगी? इंश्योरेंस। एडवाइस टू द एक्सपोर्टर, सारा काम फिनिश करने के बाद फॉरवर्डिंग एजेंट ये सारी बातें एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म कर देता है और एक एडवाइस लेटर के थ्रू ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल ऑफ द एक्सपेंस एंड कमीशन आर आल्सो सेंड। भाई जो भी कागज बने हैं, बिल ऑफ लेडिंग बना, मेट रिसिप्ट में फाउल वाली बनी या क्लीन वाली बनी, और जो भी उसका कमीशन है, फॉरवर्डिंग एजेंट फ्री में काम करेगा क्या, कमीशन भी लेगा, और जो भी और खर्चे हुए, चुटमुट खर्चे, कोई फोटो स्टेट कराई, जो भी है वो सारे खर्चे लिख के एडवाइस लेटर बना के किसको भेज देता है, एक्सपोर्टर को, हमको। हमारे पास अब क्या आएगा, एडवाइस लेटर आएगा, वो ले लेना, ठीक है। प्रिपेयरिंग इनवॉइस, अब बिल बनता है, क्या बनता है, बिल। भाई इतने खर्चे हो गए, वो खर्चे साथ जोड़ के बिल बनेगा कि भाई जो इंपोर्टर को दिया जाएगा, भाई हम तेरे को माल भेज रहे हैं, इतने का तो माल है, ये खर्चे हो गए हैं।
सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद गुड्स लोड हो गया। अब एक्सपोर्टर बिल बनाता है, इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस इस टर्म पे, कंडीशन पे बनाया जाता है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में आपस में बात हो जाती है। इफ अगर ये बात हो जाती है बच्चों की फ्लाइट का जो किराया है, खर्चे हैं, वो कौन भुगतेगा? एक्सपोर्टर भुगतेगा या इंपोर्टर भुगतेगा? एजेंट क्यों भुगतेगा? एक्सपोर्टर भुगतेगा या इंपोर्टर? या तो खरीदने वाला भुगतेगा या बेचने वाला। भाई मैं विदेश भेज रहा हूँ, जो शिप का किराया है, रास्ते का किराया, वो तू भरेगा या मैं भरूंगा? ये आपस में क्या हो जाता है, लिखा जाता है। कौन आपस में, दोनों में आपस में सलाह हो जाती है कि कौन भुगतेगा। 13 पॉइंट है बच्चों। ऑब्टेनिंग इनवॉइस सर्टिफाइड बाय कंसूलर। बच्चों कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज, सम कंट्रीज रिकॉग्नाइज द सर्टिफाइड इनवॉइस, नॉट द इनवॉइस ओनली। सच इनवॉइस आर इशूड बाय द ट्रेड कंसूलर ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। बच्चों क्या होता है, कई कंट्री सिंपल इनवॉइस नहीं चलाती, कई कंट्री में सर्टिफाइड इनवॉइस चलता है, और ये इनवॉइस ट्रेड कंसूलर इशू करता है ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री सिचुएटेड इन द एक्सपोर्टर कंट्री। If the certified invoice is available, the customs authority are not required to open the whole cargo to check whether the price as per the specification mentioned in the invoice। बच्चों दो तरह के इनवॉइस होते हैं, एक तो नॉर्मल इनवॉइस, अपने शहर में तो, अपने देश में तो आप नॉर्मल इनवॉइस दे सकते हो, बट अगर आप विदेश में माल भेज रहे हो, ठीक है, तो वो इनवॉइस पहले सर्टिफाइड करवाना पड़ता है। सर्टिफाइड कौन करता है? कंसूलर। कौन करता है? कंसूलर। अगर आपका जो इनवॉइस है वो सर्टिफाइड इनवॉइस है, उसकी स्टैंप लगी हुई है कंसूलर की, फिर जब आपका विदेश में माल पहुंचेगा ना, तो उस माल को कोई चेक नहीं करेगा, पुलिस वाले। नहीं तो आपका पूरा माल की क्या होगी, अच्छी तरह से चेकिंग होती है, कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहा, कोई गलत चीज़ तो नहीं आ रही है विदेश से। तो आपको अपने माल को, वो बिल को क्या करवा लेना चाहिए, सर्टिफाइड करवा लेना चाहिए। फिर आपका सारा सामान खुलवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चेक नहीं करवाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैनी टाइम सम कंट्री एग्जेम्प्ट देयर इंपोर्टर्स फ्रॉम इंपोर्ट ड्यूटी। कई कंट्री ऐसी हैं बच्चों जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं, इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी देनी नहीं पड़ती। इफ दे इंपोर्ट गुड्स produced in some specific country, this example is available only if a certificate of origin of the exporter has been attached along with the invoice। बच्चों कई कंट्री ऐसी है जहां पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी इंपोर्टर को, तो इससे क्या फायदा है, पैसे बच गए। और दूसरा, ये कब पॉसिबल है, जब आप एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इनवॉइस के साथ लगा के अटैच करके स्टेपल करके भेजते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ता है। और ये बनता कहाँ है, ये बनता है जी सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कहाँ बनता है, और बाय एनी अनदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट एक अलग स्पेशल क्या ऑफिसर अपॉइंट करेगी इसके लिए, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या एक चैम्बर होता है कॉमर्स का, वहाँ बनेगा। अगर ये बना देते हो तो कई कंट्री में आपको इम्पोर्ट ड्यूटी से क्या हो जाती है, छूट मिल जाती है, फ्री है वहाँ। 15 पॉइंट है बच्चों, प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट। बच्चों अब बात आती है पेमेंट पे। आपने माल भेजा तो आपको पैसे लेने हैं, देने हैं, लेने हैं। तो पैसे की क्या आपकी उसके साथ, इंपोर्टर के साथ क्या बात हुई है पैसों को लेके। तो बच्चों क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, 3 बातें हो सकती हैं, एक डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, एक डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, और तीसरा होता है बिल ऑन बैंक। बच्चों डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है अगर आप कैश में माल देते हो, कैश में पैसे कैश दे देते हो, देन द एक्सपोर्टर राइट डीपी ऑन द बिल। बिल पर क्या बनाता है, डीपी। डीपी का फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। भाई जिस बैंक में आपके डॉक्यूमेंट आए हैं उस बैंक में आप पैसे देकर, देखो मैं अपन यहाँ से अब सारे बिल बुल जो कागज है, जहाँ जो विदेश ऑस्ट्रेलिया में मैंने माल बेचा है, तो ऑस्ट्रेलिया के बैंक में भेज दूंगा वो कागज, जिस बैंक का मुझे क्या मिला था, एलसी।
उस बैंक में मैं सारे कागज़ भेज दूंगा। अब वो बंदा क्या होगा, जो इम्पोर्टर है जहाँ माल पहुँचने हैं, वो बैंक में जाके अगर पैसे दे आता है उधर और डॉक्यूमेंट ले लेता है तो उसको बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं? अगर वो कहते हैं पैसे तो नहीं है अभी 2-3 महीने रुक के दूंगा, फिर उसको एक BR लिख के, प्रोमिसरी नोट लिख के देना पड़ता है, उसको बोलते हैं DA। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है। या बैंक जो LC दी जाती है उसके ऊपर एक बिल लिखा जाता है, उसमें भी उधार कर रहा है। तो ये 3 होते हैं बच्चों, एक DA, एक DP और एक बिल ऑन बैंक। तो बच्चों किसी भी तरीके से पेमेंट हो सकती है, चाहे कैश, चाहे BR लिख के, चाहे नॉर्मल उधार। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एडवाइस टू इम्पोर्टर। सारा काम हो गया बच्चों, सारी फॉर्मेलिटीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इम्पोर्टर को इन्फॉर्म कर देता है भाई इस बैंक में मैंने कागज भेज दिए, यहाँ से आप कागज ले लेना सारे। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू द बैंक ओनली इफ देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पेमेंट। देखो बच्चों, अगर कोई ना कोई पेमेंट की रिगार्डिंग कंडीशन है तो मैं कहाँ भेजूंगा कागज, बैंक में। अगर वो कहता है आप पैसे कैश पकड़ो सारे अपने, मुझे माल दो, पैसे कैश लो, फिर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फिर आप डॉक्यूमेंट डायरेक्ट किसको दे सकते हो, इंपोर्टर को डायरेक्ट दे दो, बिल बुल जो भी बनाए। समझ गए बात? अगर पेमेंट के रिगार्डिंग कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसे कह रहा है महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद, तो बैंक में भेजोगे, क्योंकि बैंक बीच में जिम्मेदारी ले रहा है। बैंक ने क्या लिया है, LC दे रखा है जिस बैंक ने, उसने जिम्मेदारी ली है। अगर आपकी पेमेंट से रिगार्डिंग कोई टर्म नहीं है, पैसे दो माल लो, तो आप डायरेक्ट भी बैंक को बीच में लो ही मत, डायरेक्ट भी माल और डायरेक्ट भी बिल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टर से एडवाइस ली जाती है कि कैसे करना है। तो बच्चों ये था पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, कैसे कैसे गुड्स क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड में वो ये इंडेंट, एक्सपोर्ट लाइसेंस, शिपिंग ऑर्डर, डॉक चालान, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, LC, रेलवे रिसिप्ट, शिपिंग बिल, मेट रिसिप्ट, मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस सर्टिफाइड बाय कंसुलर, एडवाइस टू इम्पोर्टर। ये 14 टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तैयार होते हैं। बच्चों इतना ईजी नहीं है विदेश में माल भेजना, तो आपको ये पूरी प्रोसेस करके चलना पड़ता है, तो आपका गुड्स इंडिया से कहाँ चला जाएगा, विदेश में चला जाएगा। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप अभी +1 में हैं और आपके सिलेबस में ये आ गया कि आप फॉरेन में गुड्स कैसे भेज सकते हो, बाय शिप, बाय शिप। ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।